चैनल कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज़ हुई एक कोरियन कॉमेडी ड्रामा मूवी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द सोलमेट। इस मूवी का हाईलाइट है ये एक्टर जिसे कोरियन मूवी लवर्स डोन ली के नाम से जानते हैं। डोन ली की एक्टिंग नहीं बल्कि इस मूवी में जो फैंटेसी, जो कॉमेडी और जो इमोशंस है ना, उसके लिए वीडियो देखना तो बनता ही है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर एक चोर को चेस कर रहा होता है। बहुत देर के बाद फाइनली वो चोर को पकड़ भी लेता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है टोनी और यहाँ पर मूवी का टाइटल द सॉल्व में डालकर होती है मूवी शुरू। एक बस में चढ़ता है एक राउडी जो कि एक बूढ़ी औरत को सीट खाली करने के लिए परेशान कर रहा होता है। बाकी सारे पैसेंजर भी उसे देख रहे होते हैं, कोई कुछ करता नहीं। लेकिन आखिरी सीट पर बैठी एक लड़की वहाँ पर वीडियो शूट कर रही होती है। राउडी उसे भी धमकाता है कि अगर मोबाइल सही सलामत चाहिए तो कैमरा बंद कर दो, समझी। फिर साइड में बैठा एक शख्स दिखाते हैं जो कि होता है इस मूवी का हीरो जैंगसू। वो राउडी को घूर रहा होता है। तब राउडी भी आकर में कहता है कि अबे वो तो मुझे घूर क्यों रहा है, हाथ पैर तोड़ दूंगा तब पता चलेगा। जैंगसू उठकर आता है और कहता है कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। फिर मन ही मन में कहता है कि अबे वो तो कुछ भी कर, मेरा ऐसे क्या, मेरा स्टॉप तो आ गया, मैं उतरने लगा हूँ। वो लड़की भी बस से उतरकर कहती है सर आपकी टी शर्ट पर तो जिम ट्रेनर लिखा हुआ है, फिर आपने बस में हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं। देखो, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना मेरा काम नहीं। वो ऐसा कहकर चला जाता है। तब वो लड़की भी जैंगसू को पेट पर ज़ोर से मारकर भाग जाती है। तब भी जैंगसू का हीरो वाला कोई रिएक्शन नहीं देता। अगले सीन में जैंगसू अपने जिम में होता है जहाँ पर वो कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। इसी बीच एक डॉक्टर की कॉल आती है जो बताता है कि डोनर मिल गया है। अब ये सुनकर जैंगसू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो चिल्लाता है बिल्कुल खुशी से। दरअसल जैंगसू की बेटी को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। आज एक डोनर मिल गया। डॉक्टर बताता है कि डोनर तो मिल गया लेकिन तुम्हें अभी के अभी पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। जैंगसू कहता है कि आप बस सर्जरी करें, मैं अभी सारे पैसे लेकर आ जाऊंगा। दूसरी ओर टोनी अपनी गर्लफ्रेंड टीना से मिलने जाता है जो कि फ़िश बेचती है। वो जिद करती है जब सारे फ़िश बिक जाएंगे तब आऊँगी। टोनी चुपचाप बाहर चला जाता है और वहाँ से गुजरती हुई एक औरत को कुछ पैसे देकर कहता है कि सुने, आप मेरी खातिर उस लड़की से सारे फ़िश खरीद लेना। वो औरत वैसा ही करती है। तब टीना खुश होकर टोनी के साथ घर आती है। दरअसल रोज़ ही ऐसा होता है। अब यहाँ जैंगसू की बेटी एक स्टफ़ टॉय को पकड़कर पीट रही होती है। लगता है कि इसे भी फाइटिंग का बड़ा शौक है। जैंगसू ने इसे उछल कूद करने के लिए बिल्कुल मना किया होता है क्योंकि इसका हार्ट वीक है ना। फिर जब जैंगसू नहा कर आता है तो वो पूछता है कि क्या कर रही थी तुम। वो कहती है कुछ नहीं पापा, मैं तो कब से यहीं पर खड़ी हूँ बिल्कुल चुपचाप। पर जैंगसू को पता चल जाता है और वो उसे बहुत डांटता है कि कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस तरह मत खेला करो, तुम्हारा हार्ट वीक है। वो बेचारी उदास हो जाती है। जैंगसू समझाता है कि जब तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो जाएगी तब तुम जितना मर्जी खेले ना, अभी नहीं। तब जाकर जुट खुश होती है। अब जैंगसू उसे स्कूल के लिए रेडी करता है। कुछ साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तब से ही बेचारा अकेला ही बेटी की देखभाल करता है। जैंगसू उसे स्कूल लेकर जाता है और वो भागने लगती है। फिर जैंगसू उसे धीरे धीरे चलने का कहता है और वो अपना सीना पकड़कर धीरे धीरे चलने लगती है। यहाँ दिखाते हैं कि एक आदमी आता है पुलिस स्टेशन, आकर टोनी पर चिल्लाता है कि कितने दिन हो गए कंप्लीट किए हुए, अभी तक तुम लोगों से मेरा एक कुत्ता नहीं ढूंढा गया। पुलिस क्या सो रही है तब से। पर टोनी आराम से कहता है कि सर आप हमें थोड़ा टाइम तो दें, हम ज़रूर आपके कुत्ते को ढूंढ निकालेंगे। उस रात टोनी कुत्ता ढूंढने निकल जाता है। थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि कुछ लोग लड़कियों को किडनैप करके कहीं ले जा रहे होते हैं। टोनी उनको फॉलो करके एक टनल पर पहुंचता है पर वहां जैंगसू खड़ा होता है और टोनी कहता है कि मुझे ये गाड़ी चेक करनी है। पर जैंगसू कहता है कि देखें, मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। वो ये कहकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। अगले दिन जैंगसू चुटकी को स्कूल छोड़कर चला जाता है। तभी टोनी देखता है कि चुटकी स्कूल के बजाय पास की एक बिल्डिंग में जा रही होती है, लेकिन अभी तो उसको जैंगसू को फॉलो करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैंगसू के पीछे चला जाता है। गाड़ी ठीक जिम के आगे रुकती है तो टोनी जल्दी से उस गाड़ी की फ़ोटो ले लेता है। जैंगसू जब उसको देखता है तो डांटता है कि तुम मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो, लेकिन टोनी बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सुपरमार्केट में कुछ खरीद रहा होता है तो एक क्लब से कुछ आदमी निकलते हैं। ये वही आदमी है जो उस रात लड़कियों को उठाकर लेकर जा रहे थे। टोनी उनकी गाड़ी का पीछा करने का सोचता है लेकिन इतने में वो गाड़ी निकल जाती है। अब उसी रात जब टोनी अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करके बाहर निकल रहा होता है तो उसके हाथ से कुछ एप्पल गिर जाते हैं। तभी जैंगसू भी अपनी बेटी को लेकर उसी रास्ते से जा रहा था लेकिन जैंगसू ने उनकी मदद नहीं की। फिर टोनी अपनी फ्रेंड माइकल को बताता है कि देखा कितना कटकर चला गया ये आदमी, मुझे तो लगता है कि ये कोई इलीगल काम कर रहा है, इसकी गाड़ी अक्सर मेरी नज़र में आती है। पर माइकल जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि इसे जानता हूँ मैं, बहुत ही सीधा इंसान है, अपना जिम चलाता है और दूसरों के मामलों में टांग बिल्कुल नहीं अड़ाता। उस रात टोनी उस मार्केट में उस गैंग का वेट कर रहा होता है पर तभी उसके सामने जैंगसू आता है फ़ोन पर बात करता हुआ। टोनी फिर उसे फॉलो करता है लेकिन इसी बीच उसे एक चीख सुनाई दी तो टोनी जैंगसू को छोड़कर उस आवाज़ को फॉलो करने के लिए जाता है।
टोनी देखता है कि कुछ आदमी उस लड़की को पीट रहे होते हैं और इसी बीच वो लड़की अपना मोबाइल झाड़ियों में फेंक देती है। टोनी उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं। वो लोग उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं कि कहाँ है तुम्हारा मोबाइल। टोनी समझ जाता है कि उस मोबाइल में कुछ तो है। फिर चुपके से वो उस लड़की का मोबाइल उठा लेता है। फिर टोनी और माइकल उस मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि उस गैंग ने कई लड़कियों को किडनैप करके रखा है। इस लड़की ने उनकी वीडियो ली थी, इसलिए वो लोग इनको टॉर्चर कर रहे थे। इसी बीच टोनी को एक कॉल आ जाती है। दरअसल टोनी आज एक घर खरीदना चाहता था। आज उसे इस घर की चाबी मिलने वाली है। टोनी चाबी लेने जाता है और बहुत खुश भी होता है। माइकल उसे कॉल करके पार्किंग लॉट में बुलाता है जहाँ पर कोई एविडेंस मिलता है। टोनी भी वहाँ पर जाता है। जेंगसू अपनी बेटी के लिए टॉय खरीदता है लेकिन यहाँ पर देखता है कि उसकी गाड़ी की जगह एक नोटिस होता है जिसने लिखा होता है कि हम तुम्हारी गाड़ी टॉक करके लेके जा रहे हैं, थाने आकर ले जाओ। तभी जेंगसू को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तो सही जगह पर पार्क किया था। तभी वो वहाँ पर टोनी को देखता है और उसे लगता है कि ये काम टोनी का होगा। ये पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी के पीछे पड़ा है। ये सोचकर वो टोनी की गाड़ी के पीछे भागता है। टोनी अपने फ्रेंड के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर यहाँ पर माइकल नहीं, एक गैंग होती है जो कि टोनी को मार रही होती है कि बताओ मेमोरी कार्ड कहाँ है। टोनी कैसे भी करके वहाँ से बच निकलता है लेकिन एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। तब वहाँ माइकल आता है जो खुद इस गैंग से मिला आता है। वो उन लोगों को बहुत डांटता है कि मैंने तो सिर्फ मेमोरी कार्ड लेने का बोला था, तुम लोगों ने इसे मारा क्यों। वहाँ टोनी को बचाने जेंगसू आता है पर वो लोग जेंगसू को भी मार कर निकल जाते हैं। फिर वहाँ एम्बुलेंस आती है। जेंगसू और टोनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टोनी बेचारा कोमा में चला जाता है। चौंका देने वाली बात यह है कि टोनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। उसकी आत्मा बहुत परेशान होती है और हर एक के सामने जाकर पूछती है कि क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ या नहीं। अगली सुबह जेंगसू को होश आ जाता है। वो उठने की कोशिश करता है। नर्स उसे कहती है कि धीरे उठें, आपकी सैर पर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। उसे पता लगता है कि उसकी बेटी रात भर उसके पास बैठी रही। वो अपनी बेटी को कहता है कि बेटी तुम्हें रात भर नहीं जागना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी दोस्त के घर भेज देता हूँ, वो लोग तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जेंगसू बाहर आता है तो टोनी की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। जेंगसू तो उसे देखकर डर कर भाग जाता है, मतलब कि टोनी की आत्मा उसे नज़र आ रही है। टोनी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। जेंगसू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि भागो यहाँ से, आइंदा अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो उसे धकेल देता है, पर उसका हाथ टोनी के अंदर घुसकर बाहर निकल आता है जिससे वो चिल्लाने लगता है भूत भूत। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो नर्स से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को देख सकती हो। वो कहती है नहीं सर, यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई भी तो नहीं है। लगता है कि सर पर चोट लगने से आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। टोनी कहता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई है, प्लीज़ तुम मेरी कुछ मदद करो। लेकिन जेंगसू तो उससे डर कर ही भाग जाता है। माइकल जो उस गैंग से मिला हुआ था वो टोनी को देखने हॉस्पिटल आता है और टीना से कहता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना और इसका तुम बहुत सारा ख्याल रखना। अगर इसे होश आए तो एक कार्ड के बारे में पूछना जो एक केस के लिए बहुत ही अहम है। तभी उसे एक कॉल आती है जिसे वो कट कर देता है। अब टोनी को अपने दोस्त का असली चेहरा दिख गया था कि वो इलीगल काम कर रहा है, इसलिए टोनी यानी टोनी की आत्मा उसका पीछा कर रही है। वो एक जगह जाता है और अपने गैंग लीडर से मिलता है जो एक पुलिस चीफ है। ओ माय गॉड, ये खुद ही इतना बड़ा काम कर रहा है, ये लड़कियों को किडनैप करके उनको बेचता है। पुलिस चीफ पूछता है कि मेमोरी कार्ड मिला या नहीं। माइकल कहता है नहीं सर, और टोनी अभी भी कोमा में है। वो उसे धमकाता है कि जब तक मेमोरी कार्ड ना मिले तब तक तुम भी नहीं आना, अगर नहीं आए तो तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। माइकल वहाँ से निकल आता है और पुलिस चीफ की गैंग जेंगसू को पकड़ने आती है क्योंकि उस दिन जेंगसू भी वहाँ पर था। उन्हें लगता है कि जेंगसू को मेमोरी कार्ड के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, लेकिन अब इनको देखकर टोनी जेंगसू को वार्न करने जाता है, पर जेंगसू का तो डर ही नहीं ख़त्म हुआ था। वो टोनी की कोई बात नहीं मान रहा था। इतने में जेंगसू पर हमला होता है, लेकिन जेंगसू वहाँ से बचकर आराम से निकल आता है। अब जाकर जेंगसू को टोनी की बात पर यकीन हुआ था। उस रात टोनी की आत्मा अपनी बॉडी के पास बैठी थी। टीना बहुत दुखी थी कि टोनी कोमा में है। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था जिससे उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। वो रिपोर्ट टोनी को दिखाकर कह रही थी, देखो तुम जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज़, तुम बाप बनने वाले हो, मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और टोनी की आत्मा भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है ये देखकर कि एक मेरा कितना ख्याल रखती है। तभी टीना वहाँ पर पड़ा एक मेमोरी कार्ड देखती है और टोनी के फ्रेंड को कॉल करके बताना चाहती है, पर टोनी टेंशन में चिल्लाता है कि वो गद्दार है, मत बताओ उसे। पर कहाँ उसकी आवाज़ जेंगसू के अलावा कोई नहीं सुनता था। इसी बीच जेंगसू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो बताता है कि चुटकी गायब है। वो घबराकर तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है और तभी टोनी उसकी मदद मांगने आता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बताओ कि माइकल को मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ ना बताए। अब जेंगसू जो खुद इतना परेशान है वो टोनी की मदद करने की हालत में बिल्कुल नहीं था इस वक्त। वो उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब टोनी उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को स्कूल की बजाय स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में जाते देखा था।
तभी वो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं तो चुटकी वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो कुछ ड्राइंग कर रही थी, शायद उसी वक्त उसकी छाती में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर बताते हैं कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना हम चुटकी को नहीं बचा सकते। जेंगसू पूरी तरह टूट जाता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तब टोनी की आत्मा उसके पास आकर बैठती है और फिर हमको दिखाते हैं जेंगसू का फ्लैशबैक। दरअसल अब तक जिस जेंगसू को दिखाया गया था वो किसी की मदद नहीं करता था। इसकी वजह इस फ्लैशबैक में पता चली थी। दरअसल जेंगसू एक दिन अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। सुबह का वक्त था, अभी सूरज भी नहीं निकला था। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखी जो उलट कर पड़ी थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उनकी मदद करने के लिए भागा। उसने एक आदमी को बचा लिया। उसे लगा कि अंदर कोई और भी है। वो उनको बचाने की कोशिश में लग गया। इसी के अपोजिट एक ट्रक आया और जेंगसू की गाड़ी को क्रैश कर गया। एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की डेथ हो गई और चुटकी का हार्ट भी डैमेज हो गया। प्रेजेंट में जेंगसू बताता है कि अगर उस दिन वो उन पैसेंजर्स की हेल्प नहीं करता तो आज उसकी वाइफ उसके साथ होती, मेरी बेटी की ये हालत ना होती। उस दिन से लेकर मैंने किसी भी मामले में दखल देना बंद कर दिया, फिर क्यों ना वो मदद करने के लिए ही क्यों ना हो। यहाँ टीना माइकल को मेमोरी कार्ड दे देती है। माइकल खुद भी बहुत दुखी होता है कि टोनी उसकी वजह से कोमा में है। दरअसल माइकल को पुलिस चीफ और उसकी गैंग पर गुस्सा होता है क्योंकि एक मेमोरी की खातिर उन लोगों ने टोनी की हालत कर दी। तब टोनी को गुस्सा आता है और वो माइकल को ज़ोर से मुक्का मारता है, लेकिन मुक्का उसे नहीं, पास में रखे एक डस्टबिन को लग जाता है और वो हिलने लगता है। अपनी पूरी ताकत लगाने की वजह से उसकी हालत चेंज होने लगती है, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। डॉक्टर टीना से कहते हैं कि टोमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। टीना बहुत दुखी हो जाती है और टोमी के साथ बिताए हुए अच्छी यादों को याद करने लगती है। टोनी भी उसके पीछे पीछे चलता है। अचानक एक गैंग टीना को गाड़ी में पकड़कर लेकर जाती है। टोनी बेचारा कुछ नहीं कर पाता। यहाँ जेंगसू खुद परेशान है कि सर्जरी के लिए पैसे नहीं मिल रहे और डोनर ने भी किसी और को हार्ट दे दिया है। इसी बीच टोनी टीना को बचाने के लिए जेंगसू से मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन जेंगसू कुछ नहीं करता। टोनी हार मानकर जाने लगता है। तब जेंगसू उसे रोककर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी ने उस गाड़ी का नंबर देखा था, इसी जरिए वो उस गाड़ी और उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं। वहाँ पुलिस चीफ ने टीना को बांध कर रखा होता है। दरअसल माइकल, जो टोनी की इस हालत के लिए पुलिस चीफ को जिम्मेदार मानता है, उसने उन लोगों को मेमोरी कार्ड देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। इसलिए इन लोगों ने टीना को किडनैप किया ताकि वो लोग माइकल को धमकाकर उससे मेमोरी कार्ड ले सके। तब तक जेंगसू, उसका फ्रेंड और टोनी ये तीनों हर बार पहुंचते हैं। वहाँ अंदर जाने के लिए वो एक लेवर दबाते हैं, लेकिन ऊपर से बर्फ़ गिरने लगती है। टोनी अंदर जाकर टीना को ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ लड़कियां दिखती हैं जिन्हें पुलिस चीफ ने किडनैप करके रखा था। वो तुरंत जेंगसू को बताता है और वो पुलिस चीफ के आदमी को मारकर उन लड़कियों को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच उन लोगों का एक आदमी बचकर भाग जाता है। टोनी उसे फॉलो करके पुलिस चीफ का भी पता लगा लेता है और जेंगसू को बता देता है। जेंगसू उसे इतना मारता है कि क्या कहें। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जेंगसू को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस चीफ तो उनका सीनियर ऑफिसर है ना। इतने में माइकल क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को वहाँ लेकर आ जाता है। दरअसल माइकल बहुत ही गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से टोनी की आज ये हालत है। वो सरेंडर कर देता है और क्राइम डिपार्टमेंट को पुलिस चीफ की सारी एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बता देता है। लेकिन पुलिस चीफ उन पर गन तान देता है। तभी टोनी की आत्मा को एक डस्टबिन दिख जाता है और उसे याद आता है कि उस दिन उसने एक डस्टबिन को हिला दिया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लेवर को हिलाने की कोशिश करता है। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो लीवर को दबा देता है और पुलिस चीफ पर बर्फ के टुकड़े बरसने लगते हैं और मौका पाकर जेंगसू पुलिस चीफ को खूब पीट देता है और क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पुलिस चीफ और उसकी गैंग को अरेस्ट भी कर लेते हैं। इसी तरह वो टीना और बाकी लड़कियों को भी बचा लेते हैं। टीना को बचाने के लिए टोनी जेंगसू का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि क्या आखिरी बार एक मदद करोगे। तब जेंगसू कहता है कि जो अब तक किया वो काफ़ी नहीं था क्या। ठीक है, बोलो क्या करना है टोनी। टोनी कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक घर खरीदा है, तुम प्लीज़ उसको वहाँ ले जाओ और उसे उस घर की चाबी दे दो। जेंगसू टीना को नए घर की चाबी देकर उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर खोलो, तुम्हें तुम्हारे सामने टोनी खड़ा दिखेगा। वो आंखें बंद करके खोलती है तो टोनी की आत्मा बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। टोनी कहता है मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाता था, लेकिन वही वाली बात है ना कि किस्मत को भला कौन टाल सकता है। तुम अपना और हमारे बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखना। कोई भी मदद चाहिए हो तो जेंगसू से मांगने में चली जाना, बहुत अच्छा इंसान है ये। मैंने तुम्हारे साथ खुशी भरी ज़िंदगी की तमन्ना की थी, लेकिन मेरे सपने एकदम टूट गए। मैं मर भी गया तो हमेशा तुम्हें देखता रहूँगा। और तब हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि टोनी को कोमा में था और उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। चुटकी को हार्ट का डोनर नहीं मिल रहा था। अब डॉक्टर टोनी का हार्ट चुटकी को देने का फैसला करते हैं। इसके लिए टीना भी मान जाती है।
हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। अब जेंगसू को उस डॉक्टर का चेहरा देखा देखा सा लगता है। तब याद आता है कि उस दिन सुबह सुबह जब वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था तो उसने कार एक्सीडेंट में फंसे एक आदमी को बचाया था। डॉक्टर को भी जेंगसू का चेहरा देखा देखा सा लगता है। वो पूछता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। जेंगसू बताता है कि कुछ साल पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आपको कार से निकालकर एम्बुलेंस को बुलाया था। हाँ, मुझे याद आया। दरअसल जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पूछा कि मुझे किसने बचाया, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में किसने नहीं बताया। वैसे वो बच्ची तुम्हारी क्या लगती है जिसका ऑपरेशन चल रहा है? जेंगसू कहता है वो मेरी बेटी है। डॉक्टर कहता है अब वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस सर्जरी के लिए एक भी फीस नहीं लूँगा और तुम्हें पैसों की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, कहकर वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है और ऑपरेशन ठीक ठाक करके चुटकी को बचा लेता है। दिन बीतते हैं और एक दिन जेंगसू बस में जा रहा होता है। वही राउडी एक और बुजुर्ग को तंग कर रहा होता है। इस बार जेंगसू अपनी सीट से उठता है, लेकिन राउडी को लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा। वो भी कहता है कि अड़ क्यों रहा है, तुम्हारा स्टॉप आ गया है तो निकलो। जेंगसू कहता है कि हाँ, मेरा स्टॉप तो आ गया है, लेकिन तुम्हारा भी स्टॉप आ गया है। ऐसा कहकर वो राउडी को इतना पीटता है कि सारे पैसेंजर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। एक दिन टीना चुटकी से मिलने आती है। चुटकी उसको अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने टीना, टोनी और उसके बच्चे को दिखाया था। टीना चुटकी के दिल की धड़कन को सुनती है और कहती है कि ओहो, ये तो टोनी की दिल की धड़कन है। उसके दिल की धड़कन को सुनकर टीना को थोड़ी हिम्मत मिलती है कि टोनी उसके साथ है, और तब दिखाते हैं कि टोनी की आत्मा आसमान से उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।